दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। तो जब ईवीएम सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई और वो भी इस गंभीरता से पहुँच गई जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब कुल मिलाकर के ईवीएम को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख दिखाया है, उससे चुनाव आयोग जो है, वो उस दायरे में आके खड़ा हो गया है जहाँ पर उसे जवाब देना होगा, जो अभी तक इतनी गंभीरता से जवाब देने के लिए वो मजबूरी उसके सामने नहीं आई थी। संजीव खन्ना की बेंच में 11 नवंबर को जब ये हुआ, तो उस परिस्थिति में ये तमाम तरह की चीज़ें सामने देखने को आई। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उनसे समझते हैं कि ईवीएम के तमाम वो पार्ट्स जिसका ज़िक्र किया जा रहा था, जिसकी बात की जा रही थी कि कैसे ईवीएम को लेकर के चर्चा जो है जब सुप्रीम कोर्ट में एक सीरियस नोट पर पहुँचेगी, तो वो कैसे पहुँचेगी, क्या होगा उसमें? यहाँ पर सवाल ये उठ विनीता रहा है कि जी। विनीता इस बार जो पिटीशन है वो पिटीशन जीत हार को लेके नहीं है। वो पिटीशन जो चारों यूनिट है उन चारों यूनिट की पारदर्शिता का है और इस बात का है कि जो वोट पड़े हैं वो सचमुच जिसको पड़े वही उसी को पड़े या नहीं। नंबर एक। नंबर दो, इस यूनिट में बाद में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो सकती, हुई कि नहीं हुई उसका प्रोटोकॉल जारी करने का है। इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि जो ये पिटीशन इसका दाखिल हो रहा था और पिटीशन दाखिल करने वाले अपनी बात कर रहे थे, उसी वक्त अचानक जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से एक वकीलों की भीड़ आकर के खड़ी हो गई और वो वकीलों की भीड़ लगी विरोध करने कि महामहिम या जो भी उनको बोलते हैं वो लोग अपने चीफ जस्टिस को, उन्होंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, ये लोग कोई आंकड़े लेके नहीं आए हैं, इसको खारिज कर दीजिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने ये कहा उनसे कि भाई आप लोगों को तो हमने नोटिस ही नहीं दिया है, आप इसमें कहाँ से आ गए, आपको क्या प्रॉब्लम है, अभी तो हमने आपको नोटिस कोई जारी नहीं किया है। तो ये बड़ा मजेदार दृश्य था। उसके बाद जस्टिस खन्ना ने भी जो आदेश किया है वो सिर्फ इतना किया है कि और जो सवाल पूछे हैं, एक तो ये किया है कि ये जो आपके आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो बिल्कुल डिलीट नहीं होने चाहिए, उनको आप प्रिजर्व करके रखिए, वीवीपैट की पर्चियों को प्रिजर्व करके रखिए। और बाकी तमाम उनके सवाल है जो उन्होंने सवाल पूछे हैं और संभवतः 2 हफ्ते में उसका जवाब देने के लिए कहा है। ये मुद्दा इस बार बड़ा गंभीर हो गया है। गंभीर इसलिए हो गया है कि लगातार चुनावों पर धांधली का आरोप लग रहे हैं और ऐसे चुनाव जिसमें मीडिया से लेकर आम आदमी होते हुए कोई भी लोग ये मानने को तैयार नहीं कि वहां बीजेपी जीत सकती है, पूरी बीजेपी के खिलाफ माहौल होते हुए भी, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी वालों को भी पता नहीं था, हरियाणा में पता नहीं था कि वो जीत सकते हैं और चुनाव जीत गए। ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा सवाल है और ये बड़ा मुद्दा है। पहले जो पुराने मुद्दे थे उसमें लोग अपने चुनाव को चैलेंज करते थे और फिर ये होता था कि चुनाव हो गया आप जाने दीजिए और उसको खारिज हो जाता था। इसके पहले जस्टिस खन्ना जब केवल जस्टिस थे, चीफ जस्टिस के बजाय, तब उनके पास जब ईवीएम का मसला आया था तो उन्होंने एक आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हर हालत में विपक्ष में जो हारा हुआ उम्मीदवार हो उसके एक सर्टेन 46,000 या 47,000 पर पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन के हिसाब से जमा करके उसके वीवीपैट और ईवीएम का मिलान कर दिया जाए कि जो वीवीपैट में पर्चियां निकली हैं और जो ईवीएम में वोट पड़े क्या दोनों एक जैसे पड़े, क्या दोनों बराबर है, उसका मिलान कर दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग उसका पालन नहीं कर रहा था, उसके मिलान नहीं हो रहे थे। इधर क्या हुआ कि जिन लोगों ने पिटीशन किया है इन लोगों ने पैसे जमा कर दिए और मिलान करने की बात कही, लेकिन मिलान करने के बजाय उस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा और थोड़े दिन बाद उनको खाली ईवीएम, उसके डेटा को डिलीट करने के बाद ईवीएम थमा दिया और ये कहा कि ये लीजिए ईवीएम, अपने लोगों को बुला लीजिए और वोट डलवा लीजिए, देखिए किसको कितने वोट पड़ते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मसला है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी जता बता दिया चुनाव आयोग ने और जो 5% खाली 5% के लिए कहा गया था, 100% वाली बात खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार, लेकिन 5% की गिनती भी करने को तैयार चुनाव आयोग नहीं हुआ। क्योंकि दिक्कत यह थी कि 5% वाली ईवीएम और वीवीपैट में पर्चियों का मिलान किया जाता और गिनती होती और उसमें फर्क आ जाता कि वीवीपैट की पर्चियों में किसी आदमी को 1,000 वोट मिला हुआ है, लेकिन जो ईवीएम है, ईवीएम में भाजपा को उसका 2 गुना वोट मिला हुआ है, तो वो पोल खुल जाती कि इसमें बड़ी हेरा फेरी है, बेईमानी है। दूसरा, वो आप देख ही रहे कि कैसे एक ही दिन में वोट पड़ने के बाद 5 बजे के बाद 11%, 10%, 9% वोट अचानक बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि गिनती के दिन तक वोट बढ़ते रहते हैं। ये बड़ा सवाल है कि वो क्यों बढ़ते हैं। इसलिए एक मुद्दा और भी चुनाव आयोग के सामने है कि जो फॉर्म 17 मिलता है, 17C या बी क्या है, जो 17C जो मिलता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को वो दिया जाता है कि वहां कुल कितने वोट पड़े, उसमें कितने महिला, कितने पुरुष, कितने थर्ड जेंडर पड़े, ये सब आंकड़े होते हैं। उसके बारे में एक और ये चर्चा चल रही है, देखिए हो सकता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर दे कि चुनाव खत्म होते ही
सारे 17 फॉर्म अपलोड कर दिए जाएं, जिससे कि लोग जान सके कि कुल कितने वोट पड़े, किन किन के पड़े और टोटल सचमुच में कितने वोट पड़े। ये बड़ा गंभीर नोट पर इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है ये। इस पर विशद चर्चा हो, थोड़ी ज्यादा चर्चा हो, लंबी चर्चा हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की इस पर जांच कराई जाए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय ली जाए, लेकिन ये चर्चा एक अंतिम परिणाम तक पहुंचे, फैसलाकुन पहुंचे, ये फैसलाकुन साबित हो, जिससे या तो अगर सब सही है तो जनता की शंका मिट सके कि नहीं कोई गलत नहीं हुए, सब सही हो रहा, वोट जहां पड़ रहा वही लोग जीत रहे हैं, वही हार रहे हैं। और ये भी सिद्ध हो पाए कि चुनाव हो जाने के बाद 5 बजे के बाद 10-11% तक वोट बढ़ सकता है, जो पहले कभी नहीं बढ़ता था। 1-1.5% तक तो बढ़ता था, लेकिन 5%, 7%, 11% इतना वोट नहीं बढ़ता था। तो ये भी तय हो जाए कि वो कैसे बढ़ता है। ये सारी पारदर्शिता हो जाना बहुत जरूरी है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए और लोकतंत्र की सुष्ठता बचाए रखने के लिए। अब जस्टिस संजीव खन्ना के सामने बड़ी चुनौती है। उनके रिटायरमेंट को शायद ज्यादा दिन, बहुत लंबे दिन वो नहीं रहेंगे। वो चाहे तो इतिहास रच सकते हैं, वो चाहे तो दूसरे टीएन सेशन साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनसे कोई एंटी चीज नहीं मांगी जा रही, उनसे बहुत जस्टिफाइड चीज मांगी जा रही है, उनसे एक लॉजिकल चीज मांगी जा रही है। और मुझे लगता है कि इस बहस को एक लॉजिकल एंड पर पहुंच जाना चाहिए और लॉजिकल एंड पर लॉजिकल ही जजमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। जी विनीता। सर, जब सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उस वक्त भी लोगों को लग रहा था कि बहुत क्रांतिकारी चीजें होंगी, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं चला किस तरह से वर्शिप एक्ट वाला मामले को भी लेकर के बाद में तस्वीर सामने आई। इसी तरह से रंजन गोगोई की, मतलब ये जब पानी बह जाता है उसके बाद समझ में आता है कि क्या हुआ था, मतलब वक्त के साथ में। अभी सीजीआई संजीव खन्ना जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक बार फिर से लोगों को ये उम्मीद है कि सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी। ईवीएम का मामला इतनी गंभीरता से पहली बार सुना भी जा रहा है, अभी से पहले इसको इतनी गंभीरता से भी नहीं लिया गया था। क्या आपको लग रहा है कि सीजीआई संजीव खन्ना एक इतिहास रचेंगे, वाकई में कोई ऐसा कुछ होगा? रीता, पिछले 2 सीजीआई का आपने नाम लिया, उन दोनों ने सर नीचा किया है, दोनों ने जुडिशरी पर सवाल उठाया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और जनता का विश्वास कहीं न कहीं हिला है। जनता का क्या था, जनता पहले 2-3 चीजों पर विश्वास करती थी। शुरू में विश्वास करती थी किसी नेता से कह देंगे तो हमारी बात सही काम हो जाएगा और हमारे साथ न्याय हो जाएगा। फिर उसको लगा कि किसी पत्रकार से हम कह देंगे, वो उठा देगा तो हमको न्याय मिल जाएगा। और तीसरी जो जगह है भगवान से पहले, वो न्यायालय है कि न्यायालय से न्याय मिल जाएगा। अगर न्यायालय से भी न्याय मिलना बंद हो जाएगा तो फिर न्याय के लिए इंसान कहाँ जाएगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब न्याय मिलना न्यायालय से बंद हो जाता है तो इंसान कानून अपने हाथ में लेने लगता है और वो परिस्थितियां किसी भी देश और समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। आपने ठीक कहा कि पहली बार इस तरह से बहुत गंभीर सुनवाई हो रही है। गंभीर सुनवाई के पीछे कारण यह है कि इस बार जिस लोगों ने भी पिटीशन तैयार किया है, बड़ा बुद्धिमानी का तैयार किया है और उन्होंने बड़े टेक्निकल इशू उठा दिए और वो टेक्निकल इशू 2 दूनी 4 वाले हैं, 2 दूनी 11 वाले नहीं है। तो जब 2 दूनी 4 वाले गणित के सवाल की तरह आपके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ आपके सामने सवाल है, उसके जवाब भी बिल्कुल उसी तरह से लॉजिकल और गणित के सवाल की तरह आने ही चाहिए। मुझे लगता है कि वो ऐसा मुद्दा बन गया है कि सीजीआई खन्ना साहब को भी अगर वो अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि वो एक स्वतंत्र जज है और टीएन सेशन टाइप के, जिस तरह वो अपना नाम दर्ज करा के गए चुनाव आयुक्त के रूप में, उसी तरह से ये चीफ जस्टिस के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि लोकतंत्र की इन्होंने रक्षा की और इन्होंने न्याय किया, तो निश्चित तौर पर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। सब सुनेंगे, उनको जरूरत होगी तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुला करके उनकी राय मांगेंगे, उनसे जांचें कराएंगे। भले 2-4 महीने टाइम लग जाए, लेकिन इसका जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट लोकतंत्र के और देश के हित में होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी विनीता। सर, इसमें जब जजमेंट आएगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अभी तक दिख रही है, पहली सुनवाई में जो तथ्य सामने रखे गए, जिनका जिक्र भी आपने मुझे लेकिन एक चीज टोक दूं बीच में, लेकिन मुझे एक अभी शंका हो रही है कि जिस तरह से जब ईवीएम मांगा उन लोगों ने जांच करने के लिए ईवीएम में वीवीपैट और उसको डिलीट करके दिया गया है, तो अब इन्होंने कहा है कि सारा डेटा सेव करिए, तो क्या सारी ईवीएम डिलीट नहीं कर दी गई होगी या नहीं की जा रही होगी, इसकी मुझे शंका है। अगर ऐसा कुछ किया गया तो जस्टिस खन्ना का आदेश सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि डेटा ही नहीं रहेगा, फिर फैसला किस पर करेंगे। जी अब आप सवाल पूछिए। आप कह रहे हैं कि उसका कोई सबूत जो है वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो कैसे साबित हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं ना सर? नहीं, अगर सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई और जस्टिस खन्ना की यह कहने के बाद कि आप डेटा सेव रखिए, उसके बाद डेटा सेव नहीं मिलता है, ये अपने आप में अक्षम्य अपराध है। इस पर बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट को जारी कर देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ करनी चाहिए।
लेकिन सर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं होगा, यही उन्होंने कहा है। अगर वो डिलीट नहीं ईवीएम का डेटा होता, डिलीट नहीं होगा और वीवीपैट की पर्चियां भी संभाल के रखनी है। हाँ, अगर वो डिलीट नहीं होता है और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस पर भी ईमानदारी से आप कितना विश्वास करते हैं? नहीं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अगर बेईमानी हुई होगी तो कहीं न कहीं पकड़ी जाएगी। इस टेक्निकल क्या है कि वो सारी वीवीपैट की पर्चियां तो मिलान इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि शायद वीवीपैट की पर्चियों में वो धोखा नहीं कर सकते और नहीं किया होगा उन्होंने। अगर उनको पहले से उम्मीद होती कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई मामला आ जाएगा तो उसमें भी धोखा कर सकते थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें अगर टेक्निकली जांच की जाएगी तो चुनाव आयोग बुरी तरह अगर गलती की है उसने तो फंसेगा, उससे वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि ना उसके अंदर से कोई डेटा डिलीट किया जा सकता है, ना ही कोई उसमें रिलोड किया जा सकता है। यानी यही कि सारे अभी सवाल जो है। हाँ, दिल्ली का चुनाव हुआ है, पिछले जो कुछ चुनाव हुए हैं, उसके मुताबिक अगर उस डेटा को चेक किया जाएगा, तो पूरी प्रोसेस में सर बहुत लंबा वक़्त लगेगा इसमें। नहीं, वक्त लग जाए कोई बात नहीं, वक्त की कीमत नहीं है, लेकिन शुचिता की कीमत है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता की कीमत है, उसकी क्रेडिबिलिटी की कीमत है। वो लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। वक्त लग जाए, साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्योंकि इसमें अगला तो लोकतंत्र के और भी चुनाव हो जाएंगे, और लोकसभा चुनाव से पहले क्या आपको उम्मीद हाँ, है एक कि बिहार का चुनाव चुनाव में? हो जाएगा, एक हाँ, बिहार का चुनाव बीच में आएगा नवंबर महीने में, लेकिन मुझे लगता है कि उतना समय शायद लगेगा नहीं। जिस तरह की हाँ, शुरुआत अभी हुई है उतना समय शायद नहीं लगेगा। ओके। आपको लग रहा है कि चीजें जल्दी स्पीड से चलेंगी इस बार सुप्रीम कोर्ट में मुझे ऐसा लगता ईवीएम है। की? जी विनीता जी, हाँ, मतलब ईवीएम मुझे के ऐसा जो लगता है। कटघरे, हाँ, जो कटघरे में ईवीएम खड़ी है चुनाव आयोग के साथ में, वो जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर होना चाहिए ऐसा। जी। ओके। सर अभी फिलहाल की जो परिस्थिति है इस सुनवाई पर जो दिखाई, क्योंकि अगली जो सुनवाई है वो 3 मार्च को है, डेट भी जल्दी जी। मिल रही है। आपने क्योंकि कहा कि जल्दी होगा, तो मुझे इस बात से ये भी ध्यान आ गया कि जो अगली सुनवाई है वो 3 मार्च की है, बहुत ही कम वक्त के अंतराल में, 15 दिन के अंदर ये मानिए कि दोबारा डेट इस पर है डिस्कशन। विनीता, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि नोटिस जारी नहीं हुआ था। पिटिशनर अपने पिटीशन का तर्क रख रहे थे और अचानक वकीलों की एक फौज आके खड़ी हो गई चुनाव आयोग की तरफ से और वो लगी विरोध करने। और जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप लोग कहां से आ गए, मैंने तो आप लोग को नोटिस तक जारी नहीं किया है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। तो कुछ गड़बड़ है अगर उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने जल्दी हड़बड़ी में तमाम वकील भेज दिए बिना नोटिस जारी किए हुए, उससे जस्टिस खन्ना को भी शक पैदा हो गया है। और अगर वो ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पर ये परिणाम, एक निश्चित परिणाम तक ये पूरा मुद्दा जाएगा। ओके। सर बहुत सीधी सी बात है कि इसको कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन हम आज की तारीख में समझ सकते हैं, जब पता है कि सारी प्रणालियां जो है वो एक केंद्र पे जाकर के जुड़ी हुई हैं। कितना इन्फ्लुएंस इस वक्त इस सरकार के दौरान है ये भी हमें मालूम है। ऐसी परिस्थिति में अगर क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये तमाम तरह की जो ईवीएम की मशीनें हैं, जब ये जांच के लिए जाएंगी, डाटा रिलोड नहीं हो सकता, डाटा डिलीट नहीं हो सकता, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे कंफर्म करेंगे चीजों को? टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, मुझे लगता है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक कर सकेंगे। उसमें हेरा फेरी की गई कि नहीं की वो भी चेक हो सकता है। और जब वीवीपैट पर्चियों के साथ और ईवीएम का मिलान होगा तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फॉर्म 17C का भी सवाल उठा हुआ है, भाई फॉर्म 17C में आपने क्या भरा था और जब रिजल्ट निकला तो उसमें कितने वोट पड़े हुए हैं। ये भी सवाल निश्चित तौर पर इसको दूध के दूध और पानी के पानी की तरह से क्लियर करने में बड़ा उसका भी हाथ होगा। और मुझे ऐसा लगता है इस बार ये एक परिणाम तक जरूर पहुंचेगा। सर एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी को जो अभी तक जीत हासिल हुई है कई जगह पे, इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट जो विपक्ष आरोप लगाता है वो तो ईवीएम है। एक दूसरा जो कि खुद आरएसएस अपनी मजबूती इसमें दिखाता है कि भाई उनके चलते ऐसा हुआ है। अगर ईवीएम यहाँ पर दोषी साबित हो जाती है तो बीजेपी के लिए तो एक ही रास्ता बचेगा, सबसे मजबूती जो थोड़ा बहुत उनको कहीं से चीजें वर्किंग करा सकती है वो है आरएसएस के, जो ग्राउंड पर जाकर के कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी के तौर पर उनके पास जो सबसे स्ट्रांग हथियार है वो डाउन हो जाएगा और आरएसएस इसमें स्ट्रांग हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है इनके बीच में बवाल? विनीता, इसमें दो बातें। पहली बात तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सारी घपला किया गया है तो फिर ये यही नहीं रुकेगा। फिर तत्काल अगली पिटीशन ये होगी कि तत्काल दोनों चुनाव को रद्द किया जाए और फिर से चुनाव कराए जाए, क्योंकि अगर बेईमानी से चुनाव जीता तो उसको रद्द होना ही होना चाहिए। फिर वो एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि इनके पास जब ईवीएम का हथियार खत्म हो जाएगा गुजराती बंधुओं के पास, फिर क्या बचेगा? तो निश्चित तौर पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता गांव गांव गली गली में फैले हुए हैं, उनके पास अपना एक बड़ा संगठन है, तो निश्चित तौर पर उन पर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और ये होगा कि आरएसएस
उस कंडीशन में बीजेपी को शायद भारी पड़ने पड़ेगी। जी, यानी कि कुल मिलाकर के पीछे की कहानी पर्दे की क्या चल रही है, आप और हम समझ रहे हैं। बाकी लोग भी शायद समझ गए होंगे इस बात को। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, क्योंकि ये मामला भी बहुत लंबा चलेगा, इस पे कई और भी चर्चाएँ होंगी। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।